नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के पाठ 20 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है किशोरावस्था, रोमांच और चुनौतियां। अब जैसे किशोरावस्था का समय है, इस समय जो किशोर होता है वह खुद को ही सर्वे सर्वा समझता है कि मैं जो हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं है, जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा कोई भी नहीं कर सकता है। खुद की कमियां नहीं देखता है, बस खुद को ही सबसे बढ़कर वह मानता है। तो आज हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं किशोरावस्था के रोमांच और चुनौतियों का, और इसके साथ में ये जो रोमांच है, चुनौतियां हैं, इसके अतिरिक्त जो उसके सामने आने वाली विभिन्न समस्याएं हैं, उनका कैसे वह प्रबंधन कर सकता है। इस पाठ में इसके अतिरिक्त हम अध्ययन करेंगे किशोरावस्था में होने वाले विभिन्न शारीरिक परिवर्तन के बारे में, भावात्मक परिवर्तनों के बारे में, सामाजिक परिवर्तनों के बारे में और ज्ञानात्मक परिवर्तनों के बारे में। साथ ही इस पाठ में हम ये भी अध्ययन करेंगे कि किशोरावस्था के लिए करियर के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और उनका क्या महत्व है करियर बनाने में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 11 से 18 वर्ष का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह समय है जब वह अपने करियर के लिए, यानी कि आगे अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ पाएगा और जीवन में क्या क्या व्यवसाय हैं जिनका वह चयन कर पाएगा और अपने भविष्य के लिए तैयारी कर पाएगा। तो इसी के लिए ये जो समय होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है किशोरावस्था का। इन वर्षों में तीव्र शारीरिक व यौन विकास होता है और परिपक्वता भी आती है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे विभिन्न परिवर्तनों के बारे में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं शारीरिक परिवर्तन के साथ में कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियों की लंबाई 11 से 14 वर्ष तक लगभग 8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। और अगर हम बात करते हैं लड़कों की, तो उनकी जो शारीरिक परिवर्तन कब से शुरू होते हैं, उनमें 13 से 15 वर्ष में, यानी कि किशोर जो लड़कियां हैं उनमें परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन 11 वर्ष पर शुरू होती है किशोरावस्था, और जबकि लड़कों में 13 वर्ष पर शुरू होती है। तो दोनों में 2 वर्ष का अंतर रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें कि यहाँ पर लगभग 20 सेंटीमीटर तक लंबाई बढ़ जाती है, जबकि बालिकाओं में यानी कि लड़कियों में क्या था, 8 सेंटीमीटर तक बढ़ रही थी। तो ये तो शारीरिक परिवर्तन में अंतर है इन दोनों के। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि शरीर के गोलाई प्रदान करने के लिए अधिक वसीय ऊतक व त्वचा के नीचे के ऊतक विकसित यहाँ पे हो जाते हैं, किसमें, लड़कियों में। और जबकि लड़कों में क्या होता है, मांसपेशियों का विकास होता है। लड़कियों में तो वसीय ऊतक का विकास होता है और लड़कों में मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे लड़कों को शारीरिक श्रम करने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं हम कि लड़कियों के कंधे छरहरे, नितंब, चौड़े और गोलाकार हो जाते हैं, जबकि लड़कों के कंधे चौड़े, मजबूत हो जाते हैं, जबकि नितंब पतले ही रहते हैं। तो इस तरह से लड़के और लड़कियों में ये भिन्नता रहती है। बगलों व जांघों में बालों की वृद्धि हो जाती है, और जबकि लड़कों में भी वही बगलों और जांघों में बालों की तो वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त उनके क्या होगा, चेहरे पर दाढ़ी और मूछें भी आने लग जाती है। आवाज़ तीखी और पतली हो जाती है लड़कियों की तो, और लड़कों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी आवाज़ मोटी और भारी हो जाती है। स्तनों में उभार आने लग जाता है, और यहाँ पे शिशन के आकार में वृद्धि होने लग जाती है किशोरावस्था में। मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है यहाँ लड़कियों में तो, और लड़कों में शिशन ग्रंथि में वृद्धि के 1 साल बाद ही साधारणतः स्वप्न दोष होने लगता है। आगे हम देखें कि यद्यपि लड़कों व लड़कियों के शारीरिक विकास की तुलना अगर यहाँ पे की गई है, परंतु लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा 2 वर्ष पहले ही यौवनारंभ प्राप्त कर लेती हैं। अभी हमने जब अध्ययन किया था तो हमने देखा था ना, किशोरावस्था लड़कियों में कब शुरू हुई थी, 11 वर्ष की आयु में, और जबकि लड़कों में कब शुरू हुई थी, 13 वर्ष की आयु में। तो 2 वर्ष पूर्व ही लड़कियों में यौवनारंभ शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की अगर हम बात करते हैं तो संवेगात्मक विकास में क्या होगा, जो भी किशोर या किशोरी है उनको अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना होगा, अपने भावों पर प्रबंधन लाना पड़ेगा, और इसके साथ में सकारात्मक सोच रखनी होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। तो किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चों में मन स्थिति में काफ़ी उतार चढ़ाव आ जाता है, और वह अत्यंत भावुक और चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों के विषय में समझ नहीं पाते हैं।
तो वह समझ क्यों नहीं पाते हैं, उसका कारण और भी क्या हो सकता है, खुद के परिवर्तनों के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, और साथ में क्या कारण हो सकता है, जो परिवार के सदस्य हैं वह भी उन्हें इस बारे में ठीक से समझा नहीं पाते हैं, उस बारे में विचार विमर्श करने में बच्चे भी शर्माते हैं और माता पिता को भी लगता है कि हम उनसे क्या बात करें। तो इसलिए इनमें संवेगात्मक विकास जो होता है उसमें उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। जो भी समस्याएं आ रही होती है उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, पॉजिटिव व्यू रखते हुए उसके बारे में, जो भी समस्याएं हैं, उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनके बारे में उसी आधार पर दृष्टिकोण अपना बढ़ाते चलना चाहिए। तो संवेगात्मक विकास में क्या हो रहा होता है, इस समय में जो भी किशोर होते हैं वो प्रतिबंधों के विकास से गुजर रहे होते हैं। इस समय उनमें प्रतिबंध काफ़ी उन पर लगा दिए जाते हैं, या उन्हें लगता है कि किसी भी बात के लिए उन्हें मना क्यों किया जा रहा है, और उनमें अब प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं किसी भी बात के लिए, कि जैसे कि वह अगर उन्हें कोई काम दिया जाता है तो उसके लिए प्रश्न करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, जो भी उन्हें काम सौंप रहे हैं उनसे। इसके साथ में बच्चे, ये जो किशोर हैं, वो हर बात पे आंख बबूला हो उठते हैं। कोई भी बात अगर उन्हें बोली जाए तो वह उस बात को समझने की जगह आंख बबूला हो उठते हैं। उनका मूड भी जो है वह परिवर्तित होता रहता है। कभी तो वह बच्चे बन जाते हैं और कभी वयस्क के समान व्यवहार करते हैं। इसी तरह से कभी जब वह बच्चे बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, और मैं कभी उन्हें ये लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये काम मैं नहीं करूँगा, ये तो बच्चे करते हैं। उसी तरह से जब उन्हें बड़ों जैसा काम दिया जाता है तो वो ये कहते हैं कि अभी तो मैं बच्चा हूँ, ये काम मेरे लायक नहीं है। तो इस तरह से उनमें नकारात्मक जो भाव होते हैं उन्हें हमें हटाना होता है और उनमें सकारात्मकता लानी होती है। इसके लिए जिस प्रकार से भी हम उन्हें सहायता दे सकते हैं वो हमें देने का प्रयत्न करना चाहिए, और उन्हें सही समय पर सही सलाह देनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में उन्हें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना उन्हें ना करना पड़े। परंतु समय बीतने के साथ वह इन परिवर्तनों को समझ जाते हैं और इनके साथ उद्विग्नता भी खत्म उनमें हो जाती है। फिर आगे हम पढ़ें किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में। तो सामाजिक रूप से वह हमेशा अपने हम उम्र के साथियों के साथ में ही रहना पसंद करते हैं। किशोरों की अब अपनी ही संस्कृति, मूल्य, भाषा, कपड़े पहनने का तरीका, संगीत आदि की रुचि व अरुचि होती है, खुद की ही होती है। उनकी खुद की अपनी सोच होती है, वह अपने तरीके से ही जीना पसंद करते हैं, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सामाजिक विकास में ही आगे हम बात करते हैं कि किशोर जो है वो अपना समूह उनका खुद का होता है। किशोरों की अपनी मित्र मंडली होती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है। जिन किशोरों के मित्र नहीं होते, मित्र नहीं बन पाते हैं, वह अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि किशोरों की मित्र मंडली भी होनी जरूरी है, जिससे कि वह अवसाद से दूर रहे, अवसादग्रस्त ना हो। फिर हम बात करते हैं परिवार के साथ में संबंध के बारे में। अब जैसे कि हमने बोला, परिवार में कौन कौन से सदस्य होते हैं, भाई बहन है, माता पिता है, चाचा चाची है, दादा दादी है, इस तरह से कई सदस्य होते हैं। लेकिन जो किशोर है वह उनसे दूरी बना के रखना चाहता है परिवार के सदस्यों से, और वह खुद अपने समवर्ती, यानी जिसे कहते हैं पीयर समूह, पीयर ग्रुप कहते हैं, समवर्ती वर्ग पर ही सर्वाधिक विश्वास करता है। कोई भी बात के लिए वह इन्हीं पर आश्रित होता है। किस पर? समवर्ती समूह पर। अगर कोई भी बात अगर उससे पूछी जाए तो वह कहता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम बाद जवाब दूंगा। फिर वह अपने समवर्ती जो समूह है उसमें विचार विमर्श करता है, उसके बाद में ही अपना उत्तर दे पाता है। तो मतलब किशोर का जो जीवन होता है, किशोर अवस्था जो होती है, उसमें उनके लिए महत्वपूर्ण कौन हो जाता है? समवर्ती समूह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। माता पिता या परिवार के कोई सदस्य उससे क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है। वह बस उनसे दूर रहता है और अपना अकेले ही जीवन बिताना ज़्यादा पसंद करता है, संगीत सुनते हुए अपनी पसंद का या किसी और तरीके से। तो इस अवस्था में किशोर एकांत चाहते हैं और अपने परिवार के साथ कम समय व्यतीत करना चाहते हैं। वह अपने ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध को भी पसंद नहीं करते हैं, यानी वह अकेले ही रहना चाहते हैं और कोई भी बात का प्रतिबंध उन पर लगाया जाए तो वह उन्हें पसंद नहीं होता। अगर कोई बात उनसे की जाती है तो वह प्रश्न पूछते हैं, उनका कारण पूछते हैं, यानी कि आंख मूंद कर किसी बात को नहीं मानते हैं, सवाल जवाब काफ़ी करते हैं। तो उस जो किशोर का ये जो व्यवहार होता है उससे माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि पता नहीं जो किशोर है, यानी कि जो बच्चा अब व्यस्क किशोर बन गया है, व्यस्क अवस्था में उसका जीवन कैसे होगा, अपने भविष्य को में अपना जीवन यापन वह किस तरह से कर पाएगा, उस किशोर की स्थिति को देखते हुए। तो इस समय जो किशोर है वह न तो बच्चा रहता है ना ही वयस्क रहता है। बच्चा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अगर
उसे वह अगर बच्चे के समान व्यवहार करता है तो घर वाले बोलते हैं, परिवार के सदस्य कहते हैं कि अब ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो। और जब वह बड़ों के समान व्यवहार करता है, यानी कि बड़ों के बीच में बैठता है, तो बड़े उन्हें कहते हैं कि ठीक है जाओ बाहर खेलो, हम बड़े हैं, हमें अपनी आपसी जरूरी कोई बात करनी है, तुम बड़े नहीं हो जो हमारे बीच में बैठ के यहाँ बातें सुन रहे हो या हमसे बातें कर रहे हो। तो इस तरह से वह एक नाव के बीच तराजू की समान उसकी स्थिति हो जाती है, ना तो इधर का ना उधर का, ना वयस्क न ही बच्चों में गिना जाता है। आगे हम देखें कि कौन कौन से उपाय हैं जो किशोर तथा माता पिता के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने में सहायक हो सकते हैं। वह है कि अपनी भावनाओं तथा विचार अपने माता पिता के साथ में उसे बांटने चाहिए और संप्रेषण का एक मुक्त मार्ग स्थापित करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, अपनी जो समस्याएं हैं, अपनी जो परेशानी है, उसका समाधान वह कर पाएगा। आगे हम देखें समवर्ती समूह के साथ में उसके संबंध किस तरह के होते हैं। अब समवर्ती समूह जो शब्द हम काम में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, जो कि समान आयु के या क्षमता के या योग्यता के, पृष्ठभूमि के और सामाजिक स्थिति के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह वह समूह है जिसमें कि क्या होंगे, समान आयु के, क्षमता के, योग्यता के, पृष्ठभूमि के, सामाजिक स्थिति के व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं। वो क्या कहलाएगा, समवर्ती समूह कहलाएगा। तो किशोर जो है वो अपने समवर्ती वर्ग को अत्यधिक महत्व देता है, माता पिता को नहीं देगा, परिवार को नहीं देगा, बल्कि किसे महत्व देगा, समवर्ती वर्ग को। कोई बात अगर उससे की जाए तो उसका जवाब क्या होगा, कुछ समय बाद में बताऊंगा, 1-2 दिन बाद में जवाब दूंगा। तो वो 1-2 दिन में क्या करता है, 1-2 दिन में उसके मन में विचार विमर्श चलते हैं, खुद से ही बातें करता है। इसके साथ में वो अपने समूह के जो सदस्य हैं, समूह कौन सा, समवर्ती समूह, इससे भी वह बातचीत करता है, इनके सदस्यों से भी किसी बात पर बातचीत करता है। उसके बाद में ही अपने परिवार को जवाब देता है कि करना क्या है। तो उसके मित्र जो होते हैं वह विचार करके उसके लिए किसी और के विचारों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो यानी कि जो उसके मित्र हैं उनके विचार किसी और के विचार यानी परिवार के विचार से, उसके विचार जो समूह है उसके मित्रों का उनके विचार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं परिवार की जगह। समवर्ती वर्ग का दबाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर सकारात्मक होगा अगर उसका दबाव समवर्ती समूह का, तो संबंधों से सामाजिक विकास में और अच्छी छवि तथा आत्मविश्वास के निर्माण में सहायता मिलेगी। जबकि अगर नकारात्मक प्रभाव होगा, यानी कि अगर नकारात्मक समवर्ती समूह होगा, तो क्या होगा, बच्चा अपना भविष्य बना पाएगा, ये जो किशोर है वो अपना भविष्य बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, बल्कि वह किसमें लिप्त हो जाएगा, तो वह चोरी, गलत काम, गैंग में शामिल हो जाएगा, धूम्रपान, मदिरापान आदि में भी लिप्त हो जाएगा। तो ये प्रभाव किसका है, नकारात्मक समवर्ती दबाव का प्रभाव है। इस तरह से हमने अभी पढ़ा है कि समवर्ती समूह का क्या प्रभाव है। आगे हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। ज्ञानात्मक विकास यानी कि हमारा मानसिक मस्तिष्क के विकास से यहाँ पे अभिप्राय है ज्ञानात्मक विकास का कि मानसिक विकास किस तरह का होगा। तो जो किशोर होते हैं, किशोर के लिए अधिक जटिल मानसिक कार्यों को निष्पादन को संभव बनाता है। कौन, मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। अमूर्त विचारधारा उसमें होती है, अमूर्त विचारधारा जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वह काम कौन करने लग जाता है, किशोर करने लग जाता है असंभव की भी कल्पना। जैसे कि अगर हम कहें भाई चीते के अगर धारियाँ ना हो, निशान ना हो, तो किशोर क्या सोचता है कि अपने मूल विशेषताओं को क्या हम बदल सकते हैं, तो इस बारे में वह विचार करने लग जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत आख्यान, इस स्तर पर किशोरों को लगता है कि वे विशिष्ट हैं और उनके जैसा कोई नहीं है, उनके साथ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ऐसा वह सोचने लग जाते हैं। किशोर ऊर्जापूर्ण तथा प्रकृति में सहज होते हैं, तो उनमें ऊर्जा होती है। नए नए अभी किशोर बने हैं, बच्चों से अब थोड़ा थोड़ा विकास होते हैं, वही तो किशोर बने तो ऊर्जा भरमार होती है और बिना भय के नए कार्यों को करने का प्रयास करते हैं किशोर। आगे सुव्यवस्थित विचारधारा होती है, जो भी सोच होती है उनकी सुव्यवस्थित होती है, स्टेप बाय स्टेप ही, यानी कि एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एकदम से सीधे छलांग लगाने में वे विचार नहीं रखते हैं। यदि उन्हें निर्णय लेने को कहा जाए तो वह किसी भी निर्णय के पहुंचने के पहले अलग अलग उस निर्णय पर पहुंचने के पहले जो उसके सामने अलग अलग विकल्पों को वो रखेगा कि ये जो विकल्प हैं इनमें से ज़्यादा अच्छा विकल्प
कौन सा होगा, और उनकी सूची बनाने के बाद में वैसा कार्य करेगा, और विभिन्न जो विकल्प हैं उनका परिणाम क्या क्या हो सकता है और अच्छा परिणाम विभिन्न विकल्पों में से कौन दे सकता है, उसके बाद में ही वह किसी एक निर्णय पर पहुंचता है। वह किसी एक विकल्प के चयन से पूर्व विभिन्न वैकल्पिक विकल्पों की सूची बना सकता है और प्रत्येक विकल्प के परिणामों की भी वह जांच कर सकता है। फिर आदर्शवादिता। आदर्श किशोर अवस्था की एक मुख्य विशेषता क्या है? आदर्शवादिता। उनमें सही और गलत के प्रति कुछ सुदृढ़ भावना होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बारे में अपने कुछ विचार होते हैं उसके। वह स्वयं तथा अपने आसपास के बारे में जागरूकता विकसित करता है। अपने स्वयं के बारे में या आसपास के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करते हैं हम आसपास के बारे में जागरूकता विकसित अगर करना चाहते हैं तो हम आसपास के लोगों को हम जानेंगे। इसके अलावा समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, इंटरनेट का उपयोग करते हुए विभिन्न मैगजीन्स अपन पढ़ सकते हैं, या वर्तमान में अभी क्या चल रहा है कि जानकारी हम इंटरनेट का उपयोग करते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किशोरावस्था में किशोर यही सब करता है। फिर सांस्कृतिक व सामाजिक नियमों का प्रभाव। अब जो सांस्कृतिक और सामाजिक नियम है उसका भी उस पर प्रभाव होता है, वह भी उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो सामाजिक व्यवहार नियमों तथा उम्मीदों का बंध है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये नियम हमारे व्यवहार, बात करने के तरीके, हमारे व्यवहार और हमारे बात करने के तरीके और हमारे पहनावे और व्यक्तिगत संबंधों के आचरण को भी प्रभावित करते हैं। किशोर जो है विश्व के सामाजिक नियमों और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। वह लोकप्रिय भाषा, कपड़े, संगीत, नृत्य की नकल करने का प्रयास करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अपने समवर्ती समूह के में लोकप्रिय या मीडिया में फैशनेबल सभी बातों को ग्रहण भी करना चाहते हैं। तो अपने आप को जो एक समवर्ती समूह उसका है उसमें वो खुद को प्रचलित करने के लिए सभी फैशनेबल कपड़े पहनना या संगीत को कॉपी करना या नृत्य को कॉपी करना, खुद को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए किसमें, समवर्ती समूह में खुद को लोकप्रिय किस तरह से बनाया है वो, इसके लिए वह क्या करेगा, ये सब उपयोग करेगा। जैसे विभिन्न भाषाएं या कपड़ों को, या अभी जो फैशन में कपड़े हैं, या अभी जो फैशन में और जो ड्रेसिंग, जैसे चश्मा अगर कोई चल रहा है या गाड़ी अगर कोई चल रही है तो वह उसी को ध्यान में रखेगा और उसी का अनुसरण करेगा, जिससे कि वह अपने समूह में प्रचलित हो सके, सभी उसकी माने। फिर है किशोर अवस्था पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सम्मिलित क्या होता है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, इंटरनेट, इनका क्या प्रभाव है। तो जब जन मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएं, फिल्में, रेडियो, इंटरनेट आदि किशोरों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हमने बात करती समवर्ती समूह की, वह भी सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव डालता है, वैसे ही ये जो जन मीडिया है वह भी किशोर पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो मीडिया न केवल विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करता है कि ये जो अभी वर्तमान में जो मुद्दे जारी हैं उन पर किशोर को जागरूक बनाता है, और उसके साथ में ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का भी अवसर प्रदान करता है। विभिन्न कार्यक्रम में शामिल करने का अवसर देगा। किशोर जो है वह लेख लिख सकता है और उनमें प्रकाशित भी कर सकता है। विभिन्न जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित भी करवा सकता है अपने लेखों को, जिससे कि क्या होगा, उसका वह लोकप्रिय भी बन सकता है। अगर मान लो अगर कोई समाचार पत्र पत्रिका में अपना लेख जो है अगर प्रकाशित करवा रहा है तो। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जीवन वृत्ति के लिए तैयारी की। तो जीवन वृत्ति यानी कि भविष्य, जैसे कि अभी जो किशोर है तो भविष्य में जो वयस्क बन जाएगा तो अपना जीवन यापन वह किस तरह से करेगा, यानी कि जीवन वृत्ति के लिए किस तरह की तैयारी की जाए, इसके लिए वह विभिन्न माध्यमों से खुद को तैयार करता है। सभी ये चाहते हैं कि आजकल जो रोजगार है उसकी तो रोजगार की तो कमी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि रोजगार प्राप्त करने वाले लोग अधिक हो गए हैं, रोजगार की कमी आती जा रही है, यानी कि तो इसके लिए जो प्रतिस्पर्धा है वह बढ़ गई है, क्योंकि रोजगार की तो कमी है और जनसंख्या बढ़ने के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तो कड़ी प्रतिस्पर्धा का उसको सामना करना पड़ता है नौकरी प्राप्त करने के लिए या अच्छा रोजगार करने के लिए। इसलिए हर एक व्यक्ति ऐसा काम करना चाहता है, कैसा काम करना चाहता है जिसमें उसे आनंद आए। अगर हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें आनंद ही नहीं आ रहा हो, हम उस काम को ठीक से कर पाएंगे क्या? नहीं ना। जिसमें आनंद आता है उस काम को हम ज़्यादा अच्छे से मन लगाकर कर पाते हैं और अच्छा
हम वहाँ पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो उसे आनंद भी आता है और वह अपनी जीविका अर्जित कर सके। प्राय वह यह देखा गया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के व्यवसाय में ही जाता है। जो भी व्यक्ति होगा, जैसे मान लीजिए अगर किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है किसी किशोर के माता पिता का, तो किशोर उसी तरफ अपने आप को बढ़ाता है। या अगर कोई किसी किशोर के पिता अगर कृषक हैं यानी किसान हैं, तो किशोर भी उसी ओर अग्रसर होगा। भले ही वह उसमें नई तकनीकों का उपयोग करेगा, लेकिन उस कृषि की ओर ही खुद का कदम बढ़ाएगा जीविकोपार्जन के लिए। फिर अगर डॉक्टर, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट आदि अगर सामान्य व्यवसायों के अतिरिक्त और भी अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, तो अपने आसपास उपलब्ध अन्य अवसरों का भी उपयोग वह करेगा। और अनेक समाचारों में समाचार पत्र जो होते हैं उनमें व्यावसायिक विकल्पों के लिए एक विशेष साप्ताहिक मैगजीन सेक्शन होता है। ठीक है, तो इस मैगजीन सेक्शन में जाके वह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किस तरह से जो जॉब आई है उसके लिए वह किस तरह से तैयारी करे, कहाँ पर वो जाए, कहाँ पर उसे अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है, और जो रोजगार दिया जा रहा है या जिस बारे में रोजगार की जानकारी दी गई है वह कैसे वह प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर भी करियर गाइडेंस संबंधी अनेक वेबसाइट उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग करके जहाँ पर जाकर वह जानकारी प्राप्त कर सकता है कि भविष्य में इसमें रोजगार किस तरह से प्राप्त किया जाए या कौन कौन सी अभी वैकेंसी निकली हुई है जिस ओर वह आगे बढ़ सकता है। अगर कोई वैकेंसी निकली हुई है तो उसके लिए क्या तैयारी की जानी चाहिए जिससे वह उसके लायक बन सके और भविष्य में उस और आगे बढ़ सके। तो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से किशोरावस्था जो है वह रोमांच और चुनौतियों से भरी हुई होती है और कौन कौन से परिवर्तन इस समय उसमें हो रहे होते हैं किशोर में, और क्या क्या जीविका उपार्जन के लिए वह आगे बढ़ने के लिए कर सकता है। तो आज इतना ही और हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।